Welcome students. Today lecture number 6 of residential status. ठीक है, लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था मिस्टर भाटिया. ठीक है, हमने ओरली सॉल्व कर लिया था. आज राइटिंग में देखेंगे उसको लिखना कैसे है. ठीक है, 8 मार्क का सम है तो ओरली तो आएगा नहीं, या एक लाइन में तो आंसर नहीं लिख सकते मिस्टर भाटिया इज़ नॉन रेसिडेंट, नहीं, तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. तो हम लोग सीखेंगे कि आज वो आंसर कैसे लिखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. ओके, अभी जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर लिखेंगे, उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे फर्स्ट लाइन में आपको ये मेंशन करना है कि मिस्टर भाटिया इज विच टाइप ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है आपको, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं. इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी होता है. ये अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं इन इनकम टैक्स. करेक्ट. ठीक है, अब तो ये जो मिस्टर भाटिया है ये कौन से टाइप का पर्सन है? इसमें से इंडिविजुअल, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, इसमें से कौन से टाइप का पर्सन है? तो मिस्टर भाटिया एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो कौन सा पर्सन हो गया? इंडिविजुअल. तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई भी आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन में ऐसे लिखना है, मिस्टर भाटिया इज एन इंडिविजुअल. ठीक है, हमेशा सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन लिखो, मिस्टर भाटिया इज एन इंडिविजुअल. यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट करो, कोई भी आंसर लिखो, फर्स्ट लाइन यही होनी चाहिए. उसके बाद आपको कंडीशंस लिखने हैं. जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कंडीशंस दिए हैं वो आपको इधर लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है. ही शैल बी रेसिडेंट इफ ही satisfies any of the following conditions. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? He shall be resident if he satisfies any, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ना सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, एनी. दो कंडीशन है ना, दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट होगा. एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. फिर यहाँ पर आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के कंडीशंस लिखने. अच्छा, कंडीशन लिखेंगे या सेक्शन मत लिखो, सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है TY-BCom तक, उसके बाद कंपलसरी होता है. बट इन TY-BCom सेक्शंस लिखना जरूरी नहीं है, आप याद करके रख सकते हो. यहाँ पर मत लिखो, सेक्शन मत लिखो. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लिखने का जरूरत नहीं, बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में मैंने जो कंडीशंस आपको बताए थे, सिखाए थे, वो आपको यहाँ पर मेंशन लिखने. फर्स्ट, सेकंड कंडीशन दो पार्ट, A, B, और उसके बाद एक्सेप्शंस भी लिखने. सेम, पहला क्या लिखेंगे? ही और शी should be in India in the previous year for 182 days or more. सेम जो मैंने लिखा है. और फिर कंडीशन 2 A एंड कंडीशन 2 B, और जो एक्सेप्शंस मैंने लिखाए थे, दो एक्सेप्शंस है, दोनों लिखने आपको एक्सेप्शंस. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टर भाटिया एक्सेप्शन नंबर 1 में आता है, तो उसको ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. बट आपको ये कंडीशंस पूरा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आपको पूरा लिखना है.
वो एक्सेप्शन में आए या एक्सेप्शन में नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो पूरा थियरी है, दोनों कंडीशंस, दोनों एक्सेप्शंस, ये आपको कंपलसरी लिखना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये पहले लिख लो, ये हो गया आपका। उसके बाद तो देखो, फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन हो गया कि मिस्टर भाटिया कौन है, इंडिविजुअल। फिर अगर रेसिडेंट बनना है तो उसको ये कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। ये तो हमने जो थियरी है, जो लॉ बनाया है, हम वो मेंशन किया है, ठीक है। अब हम अपना मेन आंसर लिखेंगे, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये आपको अपने ओन वर्ड्स में भी लिखेंगे तो चलेगा। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि मिस्टर भाटिया ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, एक्सेप्शन में आ रहा है या नहीं, ये एक्सप्लेन करना है आपको। या आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ, आप उस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, मिस्टर भाटिया, पहले कंडीशन 1 के बारे में लिखेंगे कि वो कंडीशन 1 फुलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मिस्टर भाटिया इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन बिकॉज he was in India in the previous year 2019-2020 for लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं तो लिखना है बस, मिस्टर भाटिया इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन बिकॉज ही वाज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 फॉर 138 डेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में हो गया कि फर्स्ट कंडीशन वो फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो अभी क्या चेक करना होता है, सेकंड। लेकिन हम लोग उसके पहले क्या देखेंगे, एक्सेप्शन में आता है या नहीं, क्योंकि अगर एक्सेप्शन में आता है, ये दो में से किसी भी एक्सेप्शन में अगर इंडिविजुअल आता है तो ये सेकंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं है, हमको नहीं चेक करना है। फिर अगर एक्सेप्शन में आता है तो सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सेप्शन चेक कर लेते हैं, तो कभी भी सेकंड कंडीशन से पहले एक्सेप्शन चेक कर लेंगे। तो एक्सेप्शन में चेक करते वक्त क्या पता चला कि मिस्टर भाटिया एक्सेप्शन नंबर 1 में आ रहा है। कैसे, मिस्टर भाटिया इज एन इंडिविजुअल, इज इंडियन सिटीजन, ही लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के चला गया। वो कभी गया, प्रीवियस ईयर में ही गया। कहाँ गया, यूएसए। क्यों गया, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो एक्सेप्शन नंबर 1 के सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 में आ रहा है तो आपको वो मेंशन करना है इधर, वो एक्सेप्शन में आ रहा है ना तो मेंशन करना है। अगर एक्सेप्शन में नहीं आता तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर सीधा सेकंड कंडीशन चेक करके बता देने का कि सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अभी वो एक्सेप्शन में आ रहा है तो हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे वही लिखना है, ठीक है। He falls under exception 1. That is, an Indian citizen leaves India in the previous year
for the purpose of employment outside India. ठीक है, एक्सेप्शन के बारे में लिख दिया. He falls under exception 1, that is an Indian citizen leaves India in the previous year for the purpose of employment outside India. Therefore, condition 2A या condition 2 भी लिख सकते हैं, is not applicable to him. तो सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम, उसके लिए सेकंड कंडीशन है ही नहीं, चेक ही नहीं करना है. और कंडीशन नंबर 1 वो सेटिस्फाई नहीं करता है, खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट. तो कंडीशन 1 फेल हो गया, सेकंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं है तो नॉन रेसिडेंट बन गया. तो यहाँ कंक्लूजन हो गया, फाइनल आंसर लिखेंगे कंक्लूजन. अच्छा ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है रेसिडेंशियल स्टेटस का, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट कंडीशन, थर्ड पार्ट एक्सप्लेनेशन. ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना है, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है कि कंडीशन 1, 2 और एक्सेप्शन ये सब फुलफिल कर रहा है या नहीं. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में आपको फाइनल आंसर लिखना है कि वो क्या है, रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ही इज नॉन रेसिडेंट. तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो देखो. मिस्टर भाटिया इज नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर. याद रखो प्रीवियस ईयर 1920 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2020. इस तरह से आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, और ये वर्किंग भी आप नीचे करके दिखा सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज. ठीक है, मंथ नंबर ऑफ डेज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 30, 31, 30, 31 and 60, टोटल 138 डेज. कि 138 डेज कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर में 138 डेज था, कैसे आया आप नीचे वर्किंग में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं. तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. अगर ऐसा पूरा लिखेंगे आप तो आपको फुल 8 मार्क्स मिलेगा, पूरा आपको मिलेगा, 1 मार्क भी नहीं कटेगा. ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, आज ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 2.1. जिसके पास बुक है वो देख सकता है. मैंने बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिख दिया है.
ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, मिस रीमा सोहानी। तो इंडिविजुअल का नाम क्या है? रीमा सोहानी। ठीक है, तो आगे सम के अंदर सब इस इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन दिया होगा, अबाउट व्हेन शी केम टू इंडिया, व्हेन शी लेफ्ट इंडिया, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया होगा, हमको वो समझना है। ठीक है, तो रीमा सोहानी हु इज एन इंडियन सिटीजन, याद रखो वो अभी भी इंडियन सिटीजन है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 2 तरह के इंडियन सिटीजन होते हैं। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है, स्टेइंग इन इंडिया, एंड अनदर इंडियन सिटीजन लिविंग हु स्टेज इन अब्रॉड, जो इंडिया के बाहर रह रहा है कई सालों से। ठीक है, तो वो भी इंडियन सिटीजन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपका इंडियन सिटीजनशिप रहेगा ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई इंडिया के बाहर चला गया तो अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 2 तरह के इंडियन सिटीजन होते हैं, एक स्टेइंग इन इंडिया एंड अनदर स्टेइंग अब्रॉड। तो ये इंडियन सिटीजन है। अब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन सी इंडियन सिटीजन है, स्टेइंग इन इंडिया और स्टेइंग अब्रॉड। वेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई। अच्छा, तो ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कहाँ गई? दुबई। मतलब शी लेफ्ट इंडिया, शी इज एन इंडियन सिटीजन, शी लेफ्ट इंडिया। ठीक है, एंड शी लेफ्ट इंडिया फॉर व्हाट पर्पस? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन 1 में आ रही है, लेकिन आई नहीं है अभी तक, क्योंकि एक्सेप्शन 1 के सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। अगर एक्सेप्शन 1 का कोई एक पार्ट भी फुलफिल नहीं हुआ तो एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगी। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये पहला पार्ट, पहला कंडीशन। दूसरा, लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तीसरा, कौन से ईयर में जाना चाहिए इंडिया छोड़ के? प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 2019, 2020। और फॉर व्हाट पर्पस इंडिविजुअल मस्ट लीव इंडिया? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ये 4 कंडीशन है, इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया, इन द प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ये चारों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तो एक्सेप्शन 1 में आएगा। इसमें से अगर एक कंडीशन भी फेल हो गया तो एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने अभी तक तो फुलफिल किया है। देखो, इंडियन सिटीजन है, शी लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ के गई, दुबई गई, अनदर कंट्री। क्यों? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। बस एक कंडीशन बचा है, प्रीवियस ईयर में छोड़ के जाना चाहिए इंडिविजुअल को। ठीक है, अब खाली वो पार्ट एक चेक करना है। तो आगे लिखा है, डेट दिया हुआ है कब वो छोड़ कर गई। व्हेन शी लेफ्ट इंडिया, शी लेफ्ट इंडिया ऑन व्हाट डेट? 1 अप्रैल 2016। अप्रैल 2016 में वो इंडिया छोड़ के गई। अप्रैल 2016 मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर? 2016, 2017। शी लेफ्ट इंडिया इन विच प्रीवियस ईयर? 16-17। और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। और उधर क्लियर लिखा है प्रीवियस ईयर में छोड़ के जाना चाहिए। तो क्या ये अपने प्रीवियस ईयर में छोड़ के गई है? नहीं, ये कौन से ईयर में इंडिया छोड़ के गई? 16-17 और पहले। तो क्या एक्सेप्शन 1 के चारों कंडीशन फुलफिल हो गए? नहीं, एक फेल हो गया। कौन सा फेल हो गया? प्रीवियस ईयर वाला कंडीशन फेल हो गया। तो ये एक्सेप्शन 1 में तो नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगी तो एक्सेप्शन 2 है, उसमें चेक करते हैं उसमें आ रही है कि नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एंड सिंस देन, देखो 1 अप्रैल 2016 को वो इंडिया छोड़ के जा चुकी है। वो अब कहाँ रहती है? दुबई में रहती है और वहीं पे नौकरी करती है। शी इज एम्प्लॉयड देयर। ठीक है, सो अभी वो 2016 के बाद वो इंडिया में नहीं रहती। ठीक है, आगे देखो। एंड सिंस देन केम ऑन विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019। देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा है। सिंस देन 2016 में छोड़ के गई थी। ठीक है, अब 2016 से दुबई में ही है, वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद केम ऑन विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया ऑन
1 जुलाई 2019। तो बच्चे लोग आप बताओ, वो इंडिया वापस आई ना? कब आई और किस लिए आई वो इंडिया? फॉर अ विजिट। कब आई? 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 मतलब कौन सा ईयर? 2019 2020। ये अपना प्रीवियस ईयर है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आ रही है, ठीक है? शी इज एन इंडियन सिटीजन, शी केम टू इंडिया, एंड फॉर व्हाट पर्पस शी केम टू इंडिया? विजिट। तो एक्सेप्शन 2 के 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं? देखो मैंने बताया था 2 एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 1 किसके लिए? प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाने वालों के लिए। और एक्सेप्शन 2 किसके लिए? प्रीवियस ईयर में जो लोग इंडिया आते हैं। तो प्रीवियस ईयर में रीमा सोहानी इंडिया छोड़ के नहीं, इंडिया आ रही है। और क्यों आ रही है? फॉर अ विजिट। तो सेकेंड एक्सेप्शन के चारों पार्ट फुलफिल हो गए। शी इज इंडियन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर अ विजिट इन द प्रीवियस ईयर। तो मिस रीमा सोहानी फॉल्स अंडर एक्सेप्शन नंबर 2, ठीक है? तो एक्सेप्शन 2 में आ रही है, ठीक है? मतलब ये सब में भी उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, खाली फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का। कंडीशन 1 चेक करेंगे सिर्फ, और अगर कंडीशन 1 फुलफिल तो रेसिडेंट, कंडीशन 1 फेल नॉन रेसिडेंट। क्लियर? ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है। तो शी केम टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019 एंड लेफ्ट फॉर दुबई। देखो 1 जुलाई 2019 को इंडिया आई और लेफ्ट फॉर दुबई, और वापस चली गई दुबई। कभी? 15 दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 मतलब सेम 1920 में ही वापस छोड़ के चली। मतलब 1920 में वो आई, थोड़े दिन यहाँ पे रही, अपने रिश्तेदारों से मिली और वापस चली गई दुबई। तो वो इंडिया क्यों आई है? सिर्फ अपने लोगों से मिलने के लिए, फॉर अ विजिट। यहाँ पर स्टे के लिए नहीं आई, सिर्फ विजिट के लिए। तो एक्सेप्शन 2 में आ गई। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021। हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। असेसमेंट ईयर 2021 है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, सब इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैठ गया, ध्यान से पढ़ो। तो रीमा सोहानी के बारे में उसको क्या पता चला कि वो सेकंड एक्सेप्शन में आ गई, ठीक है? और उसको खाली एक ही कंडीशन चेक करना है, फर्स्ट 9 बजे कॉल कर, और दूसरा कोई कंडीशन चेक सुबह सुबह फोन ठीक है? चलो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अभी एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है? तो या तो वो क्या होगा? रेसिडेंट, या फिर क्या होगा? ठीक है? चेक करते हैं कि वो अभी रीमा सोहानी रेसिडेंट है कि नहीं, चेक करते हैं। उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा कंडीशन चेक करना है? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखा है? he or she should be in India in the previous year for 182 days। और ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन में अच्छे से लिखा। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये चेक करना है, ठीक है? कि रीमा सोहानी ये फुलफिल कर रही है कि नहीं। अगर कंडीशन 1 फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, ठीक है? और कंडीशन नंबर 1 अगर फेल हो गया तो फिर वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट, ठीक है? इसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? अभी ये कंडीशन क्या कहता है कि ये कंडीशन फुलफिल करना है तो क्या करना है? क्या होना चाहिए? रीमा सोहानी प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 1920। तो रीमा सोहानी ये प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर कितने दिन स्टे होना चाहिए उसका?
मिनिमम 182 डेज, 182 डेज का स्टे होना चाहिए या उससे ज़्यादा। अगर प्रीवियस ईयर में रीमा सोहानी का इंडिया में स्टे कितना है 182 डेज या उससे ज़्यादा, तो ये कंडीशन 1 फुलफिल माना जाएगा और वो क्या बन जाएगी, रेसिडेंट। और अगर उसका स्टे इंडिया में 182 से कम दिन है, 180 डेज है, 181 डेज है, 60 डेज है, 50 डेज है, तो कंडीशन 1 फेल और फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमको कंडीशन 1 में ये डेज कैलकुलेट करना है। हमको ये देखना है कि इंडिया में उसने कितने दिन स्टे किया, वो नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में उसका नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, डेट दिया है कि वो कब इंडिया आई और वो कब इंडिया छोड़कर गई, व्हेन शी केम टू इंडिया एंड व्हेन शी लेफ्ट इंडिया। ठीक है, वो डेट दिया है। वो इंडिया कब आई प्रीवियस ईयर में, 1 जुलाई 2019। और कब वो व्हेन शी लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़कर वापस दुबई कब गई, 15 दिसंबर 2019। मतलब 1 जुलाई 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक रीमा सोहानी इंडिया में थी। तो आपको बस उसका डेज कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग करो। यहाँ पे ऐसा लिखो, शैल बी number of days in India previous year। दो कॉलम बनाओ, मंथ और सेकंड कॉलम नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे मंथ। ठीक है, आपको यहाँ पर एक साल का उसका स्टे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है कि ये एक साल में, ठीक है, 1920 कभी स्टार्ट होगा, 1920 प्रीवियस ईयर अप्रैल 2019 को स्टार्ट होगा, बराबर। तो अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये एक साल में उसका टोटल डेज इंडिया में कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो पहला मंथ कौन सा है, अप्रैल 2019। क्या अप्रैल 2019 में वो इंडिया में थी, नहीं। देखो देखो ना इधर, 1 अप्रैल 2016 को दुबई चली गई, वापस कब आई, जुलाई 2019 को। मतलब अप्रैल 2019 में वो इंडिया में नहीं थी, मई 2019 में थी नहीं, जून नहीं, ये 3 महीना वो इंडिया में थी नहीं। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वही मंथ लिखो जिस मंथ में रीमा सोहानी इंडिया में है। ठीक है, तो कभी से है वो, जुलाई, तो जुलाई से लिखेंगे, जुलाई 2019। ठीक है, अच्छा जुलाई 2019 को 1 जुलाई को इंडिया आ गई थी ना, मंथ वाइज जाना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर। ठीक है, जनवरी में तो इंडिया में नहीं थी, जैन फेब मार्च दिसंबर में चली। ठीक, तो जुलाई से दिसंबर तक इंडिया में थी, तो जुलाई से दिसंबर तक का मंथ लिख लो। ठीक है, अभी जुलाई 1 को आ गई थी, लेकिन जुलाई कितने दिन का होता है, 31 डेज। तो जुलाई मंथ में पूरा 31 डेज रीमा सोहानी वॉज इन इंडिया। ओके, अगस्त मंथ भी पूरा इंडिया में थी, अगस्त भी 31 डेज का होता है। सितंबर में भी वो पूरा मंथ इंडिया में थी, 30 डेज। अक्टूबर में भी वो पूरा मंथ इंडिया में थी, 31 डेज। नवंबर में भी पूरा मंथ इंडिया में थी, 30 डेज। हाँ, दिसंबर में फुल मंथ इंडिया में नहीं थी, वो इंडिया में कब तक थी, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को छोड़कर गई, शी लेफ्ट इंडिया। बट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, हम जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कब गई, टाइम दिया है, नहीं दिया। टीवाई बीकॉम में आपको टाइम नहीं देंगे, वो हायर स्टैंडर्ड्स में देंगे। जब आप सीए वगैरह में यही सम सॉल्व करेंगे तो यहाँ टाइम भी लिखा रहता है, कौन से टाइम पर वो इंडिया छोड़कर गई। बट यहाँ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि 15 दिसंबर शी वॉज इन इंडिया, शी लेफ्ट इंडिया रात को 11:30 बजे। ठीक है, तो एंटायर डे शी वॉज इन इंडिया। तो हम लोग क्या मानेंगे, 15 दिसंबर काउंट करना है, इंडिया में ही स्टे काउंट करना है। तो कितना दिन हो गया दिसंबर का, 15 डेज। ओके, चलो टोटल करो।
होते हैं। हाँ हाँ उसने कैश दिया ना। हाँ देखो नहीं कैश दिया उसने 400 देखो ट्रांसफर तो टोटल शी वाज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर हाउ मेनी डेज? 168 डेज। उसको पेमेंट भी बाकी है। करेक्ट, ठीक है। और कंडीशन 1 फुलफिल करने के लिए कितना डेज होना चाहिए? 182 डेज होना चाहिए मिनिमम। हाँ तो क्या रीमा सोहानी प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज थी? नहीं, शी वाज इन इंडिया ओनली फॉर 168 डेज। वहाँ से ओके, तो क्या हुआ? हो गया फेल हो गया। Condition one, fail. शी इज नॉट सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर 1। ओके, तो इसका स्टेट बना के फोटो भेज दो। शी इज नॉन रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन इसको एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेकंड एक्सेप्शन में आ रही। प्राइस शी इज फॉलिंग अंडर सेकंड एक्सेप्शन, तो उसको है ही नहीं एप्लीकेबल। ओके, तो आंसर क्या आया अपना? मिस रीमा सोहानी इज नॉन रेसिडेंट। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, आपको ये कॉपी नहीं करना है, मैं अलग से आपको सॉल्यूशन लिखूंगा। ओके, बाय।